Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 8th of May 2023, Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो बेसिक वर्जन है इन दोनों न्यूज़पेपर का वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फीड पीडीएफ भी अपलोड होती है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज फॉर्चून बी फ्रेंड्स द बोल्ड। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू टर्न 10% कॉस्टलियर। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से या रशिया में जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से और वेदर रिलेटेड जो लॉस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड जो कंडीशंस हैं वो एग्रीकल्चर आउटपुट को इम्पैक्ट कर रही है। इन दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की वजह से जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जो मोटर व्हीकल ओनर्स हैं उनकी इंश्योरेंस जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होने जा रही है। तो ग्लोबल लेवल पे जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करती हैं इंडियन कंपनीज और मोटर व्हीकल ओनर्स, उसकी जो कॉस्ट है, जो रेट्स हम अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60% इंक्रीज़ होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दीज टू कंडीशन। क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से और वेदर रिलेटेड लॉसेस की वजह से जो री इंश्योरेंस रेट है वो इंक्रीज़ होने वाला है। और इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कंपनीज अप्रॉक्सीमेटली और मिनिमम 10% का इंक्रीज कर सकती हैं इनटू इंश्योरेंस प्रीमियम्स फॉर प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज, मरीन एंड मोटर कवर्स। तो आगे आने वाले महीनों में हमें इंश्योरेंस कॉस्ट जो है, इंश्योरेंस जो प्रीमियम कॉस्ट है इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, वो इंक्रीज होती हुई दिखेगी। द कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द प्रॉपर्टी प्रीमियम्स बाई 8 to 10%। और अगर इंश्योरेंस प्रीमियम की कॉस्ट बढ़ेगी तो इसका इम्पैक्ट हमें अदर सेक्टर पर भी देखने को मिल सकता है। अगर इंडिया के जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 24 कंपनीज आती हैं जो बेसिक जनरल इंश्योरेंस ऑफर करती है, जनरल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ऑफर करती है, इसमें से स्टैंड अलोन जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और एग्रीकल्चर जो इंश्योरेंस है अगर उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, so these 24 insurance companies underwrote a gross premium of 2.15 trillion during this financial year 23, जो कि पिछले साल से यानी फाइनेंशियल ईयर 22 से 16% ज़्यादा है। तो अब जो 24 जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं इंडिया के जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उन्होंने 2023 में फाइनेंशियल ईयर 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 2.15 ट्रिलियन का ग्रॉस प्रीमियम जो है वो कलेक्ट किया है, जो कि पिछले साल से 16% ज़्यादा है। और अगर इन 24 कंपनीज की बात करें तो टोटल जो इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसका 84% मार्केट शेयर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो आगे आने वाले टाइम में हमें इंडिया में भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कॉस्ट इंक्रीज होती हुई और प्रीमियम के जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सपेंसिव कवर इन अपकमिंग ईयर्स एंड दिस इज द infographics about gross direct premium incomes underwritten off by non-life insurers। तो डिफरेंट सेक्टर में मरीन, इंजीनियरिंग, लायबिलिटी, मोटर, फायर के केस में हम देख सकते हैं कितना जो प्रीमियम है वो अंडर रिटर्न किया है डिफरेंट कंपनीज ने। So because of certain unforeseen events like exposure to war, catastrophic rates have gone up. So definitely the reinsurance rate will also increase, and because of increase in this rate companies will increase their premium cost or premium charges। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is also given on page number 1 of Mint paper। India eyes clean energy to sources to tackle tariff। So India eyes clean energy sources to tackle tariff। इंडियन गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी को लेकर के दोबारा से कंसिडरेशन में जा रही। इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग टू रिवाइज इट्स इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी। और क्यों रिवीजन के लिए प्रपोजल जा रहा है ये? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रायोरिटाइज अडॉप्टिंग द क्लीनर एनर्जी सोर्सेज। एज ऑफ नाउ जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी है उसमें क्लीनर जो एनर्जी सोर्सेज हैं, जो ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। और जिस तरीके से इंडिया क्लाइमेट चेंज को लेकर के इंडिया ने गोल सेट किए हैं
कार्बन एमिशन को लेकर के गोल सेट किए हैं, उन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, स्पेशली इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, इसको रिवैम्प करना, इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग फॉर इट्स रिवीजन। इसके अलावा एक तो बात हो गई क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस और जो कार्बन एमिशन रिलेटेड जो चार टारगेट रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अचीव करने के लिए। इसके अलावा जिस तरीके से कार्बन एमिशन को लेकर के यूरोपियन कंट्रीज़ और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़, चाहे हम EU की बात करें, अदर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, जिस तरीके से वो टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द कार्बन टैक्स, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको कार्बन टैक्स के बारे में पता होगा। कार्बन टैक्स बेसिकली एक टैक्स है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है। किस लिए? ऐसे सारे इंपोर्ट जो कि यूरोप में आते हैं और जिसमें कार्बन एमिशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, ताकि सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। तो इस तरह के जो टैक्स इम्पोज कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज़ ऑन सर्टन प्रोडक्ट विच आर एक्चुअली एमिटिंग हाईएस्ट कार्बन एमिशन इन द एनवायरनमेंट, इन सारी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी को रिवाइज या रिवैम्प करने जा रही है। और इस पर्टिकुलर रिवीजन में गवर्नमेंट का जो बेसिक पर्पस है वो ये कि जो ग्रीन हाइड्रोजन, जो बैटरी स्टोरेज है, उस तरह की एनर्जी को प्रायोरिटी दी जाए ओवर द फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, ज़्यादा एनवायरनमेंट को लॉस होता है, सस्टेनेबिलिटी जो है वो स्टेक पर आ जाती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अब जो नई स्ट्रैटेजी लाई जाए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उसमें बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीनर एनर्जी सोर्सेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट के जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाए, कार्बन रिलेटेड जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएं, और जो कार्बन टैक्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द हाई कार्बन एमिशन ऑन सर्टेन प्रोडक्ट, उससे भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकती है, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए कि वो फॉसिल फ्यूल को छोड़ करके क्लीनर एनर्जी सोर्सेज को अडॉप्ट करें। और इसका सीधा सीधा यहाँ बोल सकते हैं इमीडिएट इम्पैक्ट हमें स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रीडोमिनेंटली गैस और कैप्टिव कोल बेस्ड पावर प्लांट यूज़ होते हैं। तो डेफिनेटली जो स्टील, एल्यूमिनियम कि जो पावर प्लांट्स हैं दे विल नीड टू शिफ्ट टू द क्लीनर फ्यूल्स सच एज ग्रीन हाइड्रोजन टू अलाइन विद द अपकमिंग इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, इंडिया का जो नेट ज़ीरो गोल्स हैं और जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है CBAM है, जिसके तहत जो कार्बन टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, इन सारे इश्यूज़ को टैकल करने के लिए द स्ट्रैटेजी इज़ बीइंग लुक्ड एट। हालांकि इस नई स्ट्रैटेजी को लेकर के या स्ट्रैटेजी रिवीजन को लेकर के जो प्लांट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं एल्युमिनियम की, स्टील की, कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं, उनके अपने अपने रिजर्वेशंस हैं। उनका कहना है कि अभी अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इमीडिएटली मूव किया जाएगा तो डेफिनेटली जो कई सारी कॉस्ट हैं वो इंक्रीज होंगी। तो ग्रेजुअली मूवमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट रहेगा या वो ठीक रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा कंपनीज़ के लिए, रादर देन इमीडिएटली मूविंग टू सस्टेनेबल और ग्रीन और क्लीन एनर्जी सोर्सेज। सो लेट अस सी कि जो ये रिवीजन है गवर्नमेंट कैसे करती है। डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे जब ये ड्राफ्ट फाइनलाइज हो जाएगा। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। होम बायर्स लाइकली टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम बैंकरप्सी शॉक। तो ऐसे होम बायर्स जिन्होंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ में रियल स्टेट में पैसा लगाया है जहां पर पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, और अब वो जो रियल स्टेट कंपनी है वो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स पर आ गई है, तो इस तरह के जो होम बायर्स हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है फ्रॉम दीज बैंकरप्सी स्टॉक और शॉक्स। Currently, these types of houses are considered as a part of builder's inventory, hence open to resolution under the IBC code. अभी का जो स्टेटस है उसमें ये कि जो ऐसे घर जो कि जिनका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं और ऐसे और उनकी कंपनी जो बैंकरप्सी में चली जा रही हैं, तो ऐसे जो हाउसेज हैं वो अभी भी बिल्डर्स की इन्वेंट्री के फॉर्म में काउंट होते हैं कि बिल्डर के पास वो इन्वेंट्री है और उसको रिजोल्यूशन प्रोसेस में, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। नाउ व्हाट इज द चेंज दैट गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग? गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू a special carve out within the IBC code so that these houses or these homes can be excluded from the inventory of the insolvent or resolution going company.
रियल स्टेट कंपनीज। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो आईबीसी में कुछ ऐसा चेंज लाने जा रही है जिसके बाद ऐसे जो होम्स हैं, ऐसे जो हाउसेज हैं, उनको बिल्डर्स की इन्वेंट्री में काउंट नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेटली जो होम बायर्स हैं उनको बैंकरप्सी शॉक से सेव करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्रोविजन ला रही है। और ये बहुत ही रैशनल डिसीजन है गवर्नमेंट, क्योंकि जो बायर्स होते हैं, होम बायर्स होते हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी लगा करके किसी पर्टिकुलर प्लेस में या रियल स्टेट प्रोजेक्ट में वो अपना घर खरीदते हैं, जो उनकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई होती है। और अगर उन्हें बाद में पता चलता है कि पर्टिकुलर कंपनी ने पेपर वर्क कंप्लीट नहीं किए थे, वो इंसॉल्वेंट हो रही है, वो बैंकरप्ट हो रही है, और जो उन्होंने घर खरीदा था वो भी उस पर्टिकुलर बिल्डर, उस पर्टिकुलर कंपनी की इन्वेंट्री में इंक्लूड किया जा रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी द ह्यूज लॉस फॉर द होम बायर्स। और कहीं ना कहीं ये रियल स्टेट में जो ट्रस्ट है बायर्स का, उसको भी डिस्करेज करती है। कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो भी डिस्करेज होता है। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग दिस सिग्निफिकेंट चेंज इनटू आईबीसी कोड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गो फर्स्ट मे लूज स्लॉट्स इफ सस्पेंशन कंटिन्यू। तो गो फर्स्ट जो है वो डे बाई डे अपना जो सस्पेंशन है फ्लाइट्स का, जो कैंसिलेशन है फ्लाइट्स का, वो और इंक्रीज करता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ वेटिंग फॉर एनसीएलटी डिसीजन ऑन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। और इसी को लेकर के जो पैसेंजर्स हैं जिन्होंने गो फर्स्ट से अपनी फ्लाइट्स बुक करी थी, उनको रिफंड देने के लिए भी गवर्नमेंट ने बोल दिया है, बेंच ने ऑर्डर कर दिया है। इसके अलावा अगर ये जो सस्पेंशन है ये आगे भी कंटिन्यू रहता है, कैंसिलेशन आगे भी कंटिन्यू रहता है, तो जो लो फेयर एयरलाइन है गो फर्स्ट, उसके जो वैल्यूएबल एयरपोर्ट स्लॉट्स हैं वो दूसरी एयरलाइंस को दे दिए जाएंगे, ऐसा कहा गया है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के थ्रू। तो गिवन द इंटेंस डिमांड फॉर द एयरपोर्ट स्लॉट्स, अथॉरिटीज एंड स्टेक होल्डर्स मे बी फोर्स टू एलोकेट देम टू डिफरेंट एयरलाइंस दैट आर रेडी टू ऑपरेट, दैट आर हैविंग द ग्राउंडेड फ्लीट। फिलहाल के लिए जो गो फर्स्ट है वो एनसीएलटी के ऑर्डर का वेट कर रहा है ऑन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। लेट अस सी कि क्या इसको लेकर के डिसीजन आता है। अभी फिलहाल के लिए गो फर्स्ट की जो सिचुएशन है दैट इज द डिलेमा सिचुएशन। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, इंडियन आईएनसी प्रॉफिट ग्रोथ स्लोएस्ट इन 11 क्वार्टर। तो क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने पब्लिश कर दिए हैं, यानी जनवरी से मार्च तक का जो क्वार्टर था उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो कंपनी से पब्लिश कर दिए। और अब जो कि मैक्सिमम रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनिशियली जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें अर्ली बर्ड कंपनीज या जो अर्ली बर्ड जिन्होंने जल्दी अपने रिजल्ट पब्लिश कर दिए थे, उनमें उनके रिजल्ट्स को देखते जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही थी, जो एंटिसिपेट की जा रहा था कि क्वार्टर 4 में ग्रोथ होगी, कंपनी से ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई दिख रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज, अगर अर्ली बर्ड कंपनीज को छोड़ दिया जाए, अर्ली बर्ड कंपनीज मीन्स जिन्होंने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जल्दी पब्लिश कर दिए थे इन कंपैरिजन टू द अदर कंपनीज, तो उनके रिजल्ट ये इंडिकेट कर रहे थे कि जो प्रॉफिट है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज हो रही है। इनिशियल लेवल पे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब चूंकि मैक्सिमम कंपनीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं, तो अगर अब डेटा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो स्लोवेस्ट रही है पिछले 11 क्वार्टर्स में। अगर पिछले यानी क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के पिछले 11 क्वार्टर्स को देखें, उनके प्रॉफिट को देखें, तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सबसे कम प्रॉफिट रजिस्टर्ड किया है कंपनीज ने। So the combined net profit of approximately 290 companies that have declared their fourth quarter results are just 2.3% in comparison to the last year. पिछले साल से केवल 2.3% इंक्रीज देखने को मिल रहा है, and which is the worst performance by then since April जून 2022, यानी क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 से अभी तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस है ये इस क्वार्टर में कंपनीज की। हालांकि अगर पिछले क्वार्टर की बात करें, यानी क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 से क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट्स कंपेयर करें तो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देयर कंबाइंड नेट प्रॉफिट वर अप्रॉक्सीमेटली 47.6% year-on-year basis in quarter 4 of financial year 22 and quarter 3 of financial year 23, यानी पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन में केवल 3.4% का प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 से अप्रॉक्सीमेटली 47.6% का प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल।
तो फिलहाल जैसा एंटिसिपेट किया जा रहा था अर्ली बर्ड्स कंपनीज के रिजल्ट को देख करके कि स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की, ऐसा कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेट्स अर्निंग हैव बीन बीटिंग फ्रॉम द स्लो डाउन इन रेवेन्यू ग्रोथ एंड शार्प राइज इन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। हालांकि अगर नेट सेल की बात करें तो नेट सेल में हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट बिकॉज ऑफ द slowest or slow down in revenue growth and sharp rise in interest expenses, कुछ expenses और input cost बढ़ने की वजह से जो profit margin है कंपनीज का ये shrink हो रहा है। So this is the trend in net sale growth and net profit growth। तो जो सेल है वो तो approximately हम कह सकते हैं ठीक ठाक रही है, लेकिन जो net profit growth है वो 2.3% ही इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। मे इकोनॉमिक रिपोर्ट मे बी फाइनेंशियल ईयर 23 इको सर्वे अपडेट। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हर महीने अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू MER रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो कि प्रीवियस मंथ का जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है कंट्री का उसके बारे में वो रिपोर्ट होती है। तो उसको नाम से पता चल रहा है मंथली इकोनॉमिक रिव्यू MER भी बोलते हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको पब्लिश करती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मई के मंथ की जो मई में जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू MER रिपोर्ट पब्लिश होने जा रही है, रिलीज होने जा रही है, वो जून के मिड या लेट जून तक वो रिलीज होगी। मई के मंथ में रिलीज नहीं होगी या मई लास्ट तक रिलीज नहीं होगी, यानी जो मई का जो डेटा है वो जून लास्ट से जून मिड तक पब्लिश होगा और उसी के बेसिस पर ये रिपोर्ट आएगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू MER रिपोर्ट पब्लिश करने जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री, दिस विल बी द क्वाजी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो इस बार की जो मई की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट होगी वो क्वाजी इकोनॉमिक सर्वे की तरह पब्लिश करी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मई की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट है ये केवल मई महीने का ही डेटा या मई महीने के ही इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक आउटलुक को नहीं बताएगी। इवन फाइनेंशियल ईयर 23 का जो इंटायर असेसमेंट है, डिटेल असेसमेंट है, डिटेल एनालिसिस है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसको पब्लिश करेगी। यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में जो इकोनॉमी में कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या असेसमेंट रहा, कैसी एनालिसिस रही, क्या GDP रही, उस सारी डिटेल को ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करेगी। एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ क्वाजी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कब पब्लिश होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। बेसिकली जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो उसमें पूरा फाइनेंशियल ईयर का डेटा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत जल्दी पब्लिश होता है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले ही। तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली कब आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। अब चूंकि मार्च में ये कोई भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो मई की जो रिपोर्ट है वो जून में पब्लिश होगी। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस बार पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की जो असेसमेंट है, डिटेल रिपोर्ट है, उसको इसी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में पब्लिश कर दिया जाए। तो जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं मिस्टर V अनंता नागेश्वरन, उनका ये कहना है कि उनके पास इंटायर फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा अवेलेबल है, चाहे वो GDP को लेकर के हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट डेटा को लेकर के हो, एंड बोथ दीज टाइप्स ऑफ डेटा विल गेट रिलीज ऑन May 31। और इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन के बाद जो टीम है जो बेसिकली इस रिव्यू को तैयार करेगी वो इस डेटा को डीपली एनालाइज करेगी, जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है उसके डिटेल एनालिसिस पर जाएगी, जो कि लास्ट इकोनॉमिक सर्वे यानी फाइनेंशियल ईयर 23 का जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ था उसमें जो असेसमेंट कैरी आउट किया गया था उसको अपडेट करके जून में ये मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जो रिपोर्ट है ये पब्लिश होगी। एंड दिस मे बी द फर्स्ट टाइम दैट द CA वुड यूज द मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट टू प्रेजेंट द डिटेल एनालिसिस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल। और ऐसा पहली बार होगा इंडियन हिस्ट्री में कि जो MER है उसको किसी फाइनेंशियल ईयर की एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस के लिए और डिटेल असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा और उसमें ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाएगी। सो MER यूजुअली डू द एनालिसिस ऑन मंथली बेसिस और इसीलिए ये मंथली बेसिस पर पब्लिश भी होती है। बट जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उनका कहना है कि नाउ वी हैव द कंप्लीट डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 और जो May 31 तक पब्लिश हो जाएगा तो उस डेटा को यूज़ करते हुए जो नेक्स्ट MER होगी उसको क्वाजी इकोनॉमिक सर्वे के फॉर्म में पब्लिश किया जाएगा। एंड द May मंथली रिव्यू विल बी मोर एक्सपेंसिव देन यूजुअल। और इसकी इंडिकेशन पहले भी दिए थे जब पोस्ट बजट इंटरेक्शन हुआ था मीडिया से, तब भी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उन्होंने बोला था कि जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया जा रहा है उस पर्टिकुलर सर्वे का अपडेट आगे आने वाले मंथ्स में देखने को मिलेगा और यही जो अपडेट है ये अब MER रिपोर्ट के फॉर्म में पब्लिश किया जाएगा। सो दिस इज द बिग पिक्चर की इकोनॉमिक डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 विल बी अवेलेबल
ऑन May 31 और जून के लास्ट तक या मिड जून तक ये MER रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी जाएगी। और अगर NSO प्रोजेक्शन की बात करें तो NSO ने फाइनेंशियल ईयर 23 के जो GDP फोरकास्ट किया है वो 7% का किया है। सो लेट अस सी कि आगे आने वाली रिपोर्ट में हमें क्या देखने को मिलता है। इसी के साथ एक और न्यूज़ एसोसिएटेड है, उसको भी देख लेते हैं। छोटी सी क्लिप है, FM टू रिव्यू स्टेट ऑफ इकोनॉमी टुडे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FSDC भी बोलते हैं, इसकी मीटिंग आज होने वाली है और इस मीटिंग में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो रिव्यू करेंगी स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो जिस तरीके से ग्लोबल और डोमेस्टिक चैलेंजेस इकोनॉमीज को फेस करने पड़ रहे हैं इस समय, जो सिचुएशन चल रही है ग्लोबल लेवल पर, उन सबको देखते हुए इस पर्टिकुलर FSDC की मीटिंग में जो इंडियन इकोनॉमी है उसके स्टेट को रिव्यू किया जाएगा। एंड दिस इज द 27th मीटिंग ऑफ हाई लेवल पैनल दैट विल बी कंडक्टेड, दैट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और इस मीटिंग को कौन कौन अटेंड करता है? जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं इंक्लूडिंग RBI गवर्नर, वो सब इस पर्टिकुलर FSDC की मीटिंग को अटेंड करते हैं। दिस वुड बी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ FSDC आफ्टर द पैसेज ऑफ ₹45 ट्रिलियन बजट इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो फाइनेंशियल ईयर 24 का जो बजट प्रेजेंट किया उसके बाद ये FSDC की पहली मीटिंग होगी। और कहा जा रहा है कि इकोनॉमी की जो कंडीशन है उस पर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, उसके आउटले पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सो लेट अस सी कि मीटिंग के आउटकम्स क्या आते हैं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। पोल्स टू एथेनॉल ब्लेंडिंग शुगर आउटपुट फॉल अफेक्ट स्टेक होल्डर्स। तो इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले हम ये बात कर लेते हैं शुगर ईयर। शुगर ईयर कब से स्टार्ट होता है? जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से। वैसे अगर हम शुगर इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं, जो गन्ना मिल्स होती हैं, उसमें एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर चलता है, या हम डिफरेंट उसको शुगर ईयर भी बोलते हैं। जो शुगर कंपनी या शुगर इंडस्ट्री में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अक्टूबर के मंथ से। तो ये तो बात रही फैक्चुअल। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23 का जो सीजन रहा, यानी अक्टूबर से जो सीजन स्टार्ट हुआ, 22 से जो सीजन स्टार्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंग शुगर प्रोडक्शन में हमें 9% का फॉल देखने को मिल रहा है। पिछले साल के शुगर ईयर के कंपैरिजन में इस बार का जो शुगर इंडस्ट्री का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो शुगर प्रोडक्शन रहा वो 9% तक कम हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा हमें जो एक्स मील प्राइसेस हैं शुगर के, उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला। डेफिनेटली शुगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जो सप्लाई कम हो रही है तो जो प्राइस हैं वो इंक्रीज करेंगे। सिंपल सा फंडा है। तो जो एक्स मील प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका इंपैक्ट हमें डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो दिस इंक्रीजिंग एक्स मील प्राइसेस आर हैविंग द वेरियस इंप्लीकेशंस फ्रॉम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टू एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो इसका इंपैक्ट हमें इलेक्शन से लेकर के एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, उस पर देखने को मिलेगा। Sugar being the expensive commodity, prolonged spike in its prices during the state election in North India and Lok Sabha poll in 2024 will be the political tool for the opposition। ये तो हम सभी जानते हैं, जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो उसका पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उस पर्टिकुलर प्राइस इंक्रीज को लीवरेज करने की कोशिश करी जाती है फॉर एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन जो इसका हमारे लिए जो वर्ल्ड की सिचुएशन है वो ये है कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के एथेनॉल और मेथेनॉल को लेकर के, वो इम्पैक्ट करेंगे जिससे कि गवर्नमेंट का जो इम्पोर्ट बिल है वो इंक्रीज कर सकता है। डेफिनेटली अगर शुगर महंगी होगी तो एथेनॉल प्रोडक्शन भी महंगा होगा, और अगर एथेनॉल प्रोडक्शन महंगा होगा तो जो ब्लेंडिंग का जो टारगेट दिया गया है 20% ब्लेंडिंग का, कंपनीज वो ब्लेंडिंग नहीं करेंगे क्योंकि महंगा हो जाएगा एथेनॉल। दे विल गो फॉर अदर सोर्सेज, और हो सकता है जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए वो अचीव ना हो पाए, वो डिले हो जाए। तो एक्स मिल शुगर प्राइसेस इन सम प्लेसेस हैव इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली 100 to 200 पर क्विंटल इन पास्ट मंथ एंड हाफ ड्यू टू सडन स्पाइक इन डिमांड एंड स्लो डाउन इन सप्लाई। तो शुगर जो है वो एक कमोडिटी, केवल एक फूड कमोडिटी ना रह करके अब उसको अदर सोर्सेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड बाई अलाउइंग द मिल प्राइस टू सेल एक्स्ट्रा 2 लाख टन इन अप्रैल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मिल्स को बोला कि आप या जो रिजर्वॉयर्स हैं उनको बोला कि आप 2 लाख टन जो है वो एक्स्ट्रा मार्केट में सप्लाई करें, जिससे कि शुगर के जो प्राइस हैं वो मेंटेन हो। मतलब गवर्नमेंट ने थ्रू डिफरेंट मेजर सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश करी, जिससे कि सप्लाई ज़्यादा होगी तो जो प्राइस हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। और पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ भी ये आ रही थी कि गवर्नमेंट जो ब्लैंकेट बैन लगाने जा रही है शुगर के एक्सपोर्ट के ऊपर, जिससे कि शुगर के प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में मेंटेन रहें और एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव हो पाएँ।
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं कि गवर्नमेंट जो है ब्लैंकेट बैन लगाएगी शुगर के एक्सपोर्ट पर। इससे पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 6 MT शुगर एक्सपोर्ट का कैप लगा दिया था। इट मीन्स इससे ज़्यादा शुगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे मिल्स ओनर। तो अप्रॉक्सीमेटली 5.8 मिलियन टन्स का जो शुगर है वो शिफ्ट आउट हुआ इनटू दिस शुगर सीजन। और अगर इससे पहले की बात करें नहीं, यानी हम देखें प्रीवियस मार्केटिंग ईयर को, तो अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन टन का जो शुगर था वो एक्सपोर्ट हुआ। तो ईयर बाय ईयर जो शुगर का एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्यों रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रही? 2 रीजन। डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के जैसे जो प्रोग्राम्स हैं वो अचीव हो पाए। इसके अलावा जो इलेक्शन आ रहा है उस पर भी फोकस करने के लिए। दिस इज द बैलेंस शीट फॉर सीजन 23 सीजन दैट इज एज ऑन March 31st, 2023. Now total number of mills that are operational, total number of mills that are crushing, actual cane crush, sugar production, average sugar recovery, expected sugar production. You can just have the glimpse of it. अब देख लेते हैं some short news articles from Business Standard. FAME funds tweak for e-buses on cards. So Central government is planning to tweak the allocation of fund under its electric vehicle subsidy scheme, जिसको हम FAME भी बोलते हैं। तो FAME का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये दो फेजेस में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, FAME 1 और FAME 2। तो अगर हम बात करें फेम स्कीम की, तो गवर्नमेंट जो है वो अब इस फेम स्कीम को, जिसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम के नाम से भी जानते हैं, इसको ई बसेस के केस में भी गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड करने जा रही है। एंड द प्रपोज प्लान इज टू ड्राइव और डाइवर्ट अनयूटिलाइज्ड फंड फॉर इलेक्ट्रिक 3-wheelers टूवर्ड्स स्पॉन्सरिंग 3K एडिशनल ई बसेस। तो सीधी सी बात है, 3-wheelers के लिए, इलेक्ट्रिक 3-wheelers के लिए जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने एलोकेट करी थी फेम में, वो अनयूटिलाइज है। कितनी अनयूटिलाइज? अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ की जो सब्सिडी है वो अनयूटिलाइज है। तो गवर्नमेंट इस अनयूटिलाइज सब्सिडी को किधर मूव करना चाह रही? ई बसेस के केस में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप 3-wheeler सेगमेंट अगर इस पर्टिकुलर सब्सिडी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, तो इसको ई बसेस के केस में इसको डाइवर्ट कर दिया जाए, जहाँ पर गवर्नमेंट का मानना है कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 ज़्यादा और एक्स्ट्रा ई बसेस जो हैं वो मार्केट में लॉन्च करी जाएं। तो फिलहाल के लिए प्लान ये है, अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़ का जो एलोकेशन था वो हुआ था फेम के तहत, जिसमें से कुछ एलोकेशन 3-wheelers के लिए किया गया था और कुछ एलोकेशन ई इलेक्ट्रॉनिक बसेस के लिए किया गया था। 3-wheeler का सेगमेंट अनयूटिलाइज्ड एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट वांट्स टू डाइवर्ट इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ONDC लुक्स टू टेक अ बाइट फ्रॉम जोमैटो स्विगी प्लेट। तो अगर आप ये चैनल रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ONDC के बारे में पता होगा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं ONDC के बारे में। फुल फॉर्म क्या है ONDC का? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। दिस इज अ गवर्नमेंट बैंक्ड इनिशिएटिव। So recently, government has launched this pilot phase of ONDC with the aim to democratize the country's fastest growing e-commerce space that is currently being dominated by 2 US headquarters companies, that is Amazon and Walmart. So what is this ONDC? It's a freely accessible government-backed platform that aims to democratize e-commerce by moving it from the platform-centric model to an ओपन नेटवर्क। तो ओपन नेटवर्क बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। So under this, what government is thinking that buyer registered on one participating e-commerce site, for example, Amazon, may purchase good from a seller of another participating e-commerce site, maybe from Flipkart. Currently, क्या status है? Buyers and seller have to be on the same apps for transaction, which happens through the same platform. But it will emphasize, a government is emphasizing on ONDC for interoperability. So it is a non-for-profit organization that will offer a network to enable the local digital commerce stores across the industries to be discovered and engaged by any network-enabled application. And because of this ONDC, the food aggregator companies platforms like Swiggy, Zomato are facing the stiff competition from this ONDC, which is offering users cheaper price for the same food. तो DPIIT ने ये इनिशिएटिव सेटअप किया है एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, और इससे जो जोमैटो और स्विगी हैं उनको स्टिफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टू अवॉइड 22 क्राइसिस, रेलवे फेरीज मोर कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी।
तो 2022 में जो कोल की क्राइसिस जनरेट हुई थी, जब कंट्री के पास केवल 8 दिन का कोल का रिजर्व रह गया था, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए समर्स में जो इंडियन रेलवे है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल को सप्लाई कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोल को फेरी कर रही है। और दिस इज द डेटा, यू कैन हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से कितना कितना कोल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द सफिशिएंट रिजर्वॉयर फॉर अपकमिंग डिमांड हाइक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कोल इंडिया प्रॉफिट राइजेस 62% टू रिकॉर्ड 28,125 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो नेशनल कोल माइनर इंडिया CIL का जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 23 में वो इंक्रीज हो गया है 28,000 करोड़ तक, और दिस इज द हाईएस्ट रिकॉर्ड दैट कोल इंडिया हैज अचीव्ड सो फार, और पिछले साल के कंपैरिजन में 62% ज़्यादा है। So that is all for today, student. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.